आज हम 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। ब्लूप्रिंट से तात्पर्य है कि हम एक योजना तैयार करेंगे। उस योजना के अंतर्गत हमें पूरी पढ़ाई करना है। जब तक हम योजना तैयार नहीं करेंगे तब तक हम किसी बात के लिए बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर से हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। अगर किसी विषय में मान लो कि आपका गणित कमजोर है तो गणित में आप कम मार्क्स लाते हैं तो ये कवर करेगी आपको। इसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हैं, कम मेहनत करना है। तो इसके लिए हम कैसे तैयारी करें? उस तैयारी के लिए यदि आप कक्षा 10वीं की हिंदी को निकालेंगे तो सबसे पहले उसमें पाठ्यक्रम दिया रहता है और पाठ्यक्रम में कुछ टॉपिक रहते हैं जिसमें आपने ध्यान दिया होगा। जैसे कि हम बात करें पद्यखंड की, तो यहाँ पद्यखंड है। सबसे पहले पद्यखंड है, फिर अगर आगे देखें तो उसमें गद्यखंड है। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा है सहायक वाचक का। ये 3 बड़े ही महत्वपूर्ण है जिसमें टॉपिक है और भी आगे है, मगर हम प्रारंभ यहां से करेंगे। और इसमें देखेंगे कि पद्यखंड में कुल 27 अंक रहते हैं। 27 अंक में से 4 अंक आगे जो पद्य साहित्य का इतिहास है इसमें से रहते हैं। पद्य साहित्य के इतिहास में आप देखेंगे कि जो 10वीं का कोर्स है लगभग वही 12वीं का कोर्स भी है। यदि हम 10वीं का कोर्स बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो हमें 12वीं की तैयारी ऑटोमेटिक हो सकती है। तो इसमें जैसे कि ये 4 अंक हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि पद्य है। पद्य साहित्य में कब प्रारंभ हुआ? 4 लोगों में इसको बांटा गया है। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। तो इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। तो मगर यहाँ सबसे अधिक अंक पद्यखंड में इसकी बात करेंगे कि पद्यखंड में 4 अंक हम पद्य साहित्य के इतिहास में, तो इसकी तैयारी आपको कर लेना है। फिर इसके बाद में बचते हैं 23 अंक। तो 23 अंक में आता है कवि परिचय। कवि परिचय रहता है। अब कवि रहते हैं, सब में 10 पाठ है। पाठ की संख्या है 10, मगर प्रत्येक पाठ में 2 कवि रहते हैं। इस प्रकार से कुल 20 कवि हो जाएंगे। कवि परिचय हो जाएंगे 20 की तैयारी करना। फिर कवि परिचय के बाद में आता है पाठ। तो यहां आता है पद्य, सारे पद्यांश और उनकी व्याख्या। पद्यांशों की व्याख्या भी। पाठ रहेंगे 20, भी 20। इसके बाद में इनके अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर आते हैं, पाठों के अंतर्गत जितने भी प्रश्नोत्तर रहते हैं, इन सब में से 23 अंक का है। तो इसकी तैयारी करना है। इधर कवि परिचय भी रखना है, इधर पद्यांशों की व्याख्या रहेगी और प्रश्नोत्तर रहेंगे। अब इनमें क्या है कि कुछ हमें बातों का ख्याल रखना है। इसको हमें एक बार पूरा पढ़ना है। एक बार पूरे पद्य साहित्य को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसके हमें प्रश्नोत्तर बना लेना है। प्रश्नोत्तर बनाने के बाद में उसके वस्तुनिष्ठ, क्योंकि इसमें कुछ बहुत बारीक चीजें रहती हैं। जैसे कि प्रथम एकांकी कौन है, प्रथम एकांकीकार कौन है। तो जैसे कि उसी में अगर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि एक घूट जयचंद्र प्रसाद की प्रथम एकांकी है। वो तब मिलेगा जब आप इस पद्य साहित्य के इतिहास के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो प्रश्नोत्तर बनाना है। इसके अलावा उसको पूरा पढ़ना है कि बारीक से बारीक चीज भी हमें मिल सके। फिर इधर जो हम कवि परिचय करते हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको बताते भी चले जाएं कि इसमें हम पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। कवि परिचय में हमें ख्याल रखना है कि उनकी रचनाएं याद रखना है। अगर आप पुराने प्रश्न पत्र को निकाल के देखेंगे तो पुराने प्रश्न पत्र में आप देखेंगे कि उसमें लिखा रहता है कि
कोई 2 रचनाएं, तो कम से कम 5 रचनाओं की तैयारी आपको करके रखना है प्रत्येक कवि की। तो सबसे पहले रचनाएं आती हैं, फिर उसके बाद आता है काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं में कि 2 पक्ष होते हैं, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है कि किसी प्रश्न पत्र में काव्यगत विशेषताएं लिखा हुआ नहीं रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि आप भाव पक्ष और कला पक्ष का वर्णन करिए। कहीं कहीं लिखा रहेगा कि काव्यगत विशेषताएं लिखिए, जिसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है और इसका ख्याल रखना है कि दोनों एक ही बात है। तो 2 चीजें हैं। और तीसरा हिस्सा इसका रहता है, पहला हिस्सा हो गया ये, दूसरा हो गया काव्यगत विशेषताएं और तीसरा हो गया साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, और ये आएगा 4 नंबर का, पक्का है। तो इन कवि परिचय में से ये 4 नंबर का आपका ये हो गया। इसके बाद हम जब व्याख्या करते हैं तो हम व्याख्या में कुछ बातों को भूल जाते हैं। जैसे कि हमने समझ लो कि सूरदास की व्याख्या की, तो सबसे पहले हमें इसका ख्याल रखना है कि हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या रहेगा, उस पाठ का नाम रहेगा। जो 20 पाठ आपने पढ़े हैं उन 20 पाठ के नाम आपको याद होना चाहिए और उन पाठों के कवियों के नाम याद रहना चाहिए। तो अगर इतना आपको याद है तो यहां पाठ का नाम और कवि का नाम अगर इतना है, ये प्रारंभिक अवस्था है। पद्य में जब हम पद्य की व्याख्या करेंगे और इसमें 2 आएंगे, 2 में से कोई हमें एक करना है। इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी हमें एक करना है। ये भी 4 नंबर का रहेगा, ये भी 4 नंबर रहेगा। पद्यांश की व्याख्या, हमें व्याख्या कितनी अच्छे ढंग से आती हो, अगर हमने संदर्भ गलत कर दिया तो आपकी कितनी अच्छी व्याख्या हो आपको 0 अंक मिलेंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमें याद होना चाहिए पाठ का नाम और कवि का नाम। फिर इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में होगा कि यह बात कहां की है। वैसे तो पद्य में जो पूरा पद्य रहता है उसके सार की 2 लाइनें अगर आप लिख देते हो, ऊपर की या सबसे लास्ट की, ऊपर भी पता चलता है कि इस पद्यांश के अंदर क्या है, या अंत में पद्य के अंत में पता चल जाता है कि इसका मूल क्या कहना चाहता है कवि। और जो कहना चाहता है वह प्रसंग है कि एक बात कहाँ की है, क्या कहना चाहता है उसके माध्यम से, ये प्रसंग हो गया। अब व्याख्या आप सब जानते हो कि हमें व्याख्या में उसके बारे में बताना है, कहीं की नकल नहीं करना है। कहीं का लिखा है हमें याद करके हमें नहीं लिखना है। हमें क्या करना है कि हमें जो पद्य हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमें समझाया गया है, उसको फिर अपने ढंग से हमें उसकी व्याख्या करना है। ये 3 बिंदु हो गए। और चौथी और महत्वपूर्ण बिंदु है विशेष। विशेष लिखना बहुत अनिवार्य है। इसमें रहता है कि जो पद्य, ये पद्य आपने जो तैयार किया है, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, किस छंद का प्रयोग हुआ है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, किस गुण का प्रयोग हुआ है। अर्थात आपको जितनी भी महत्वपूर्ण और खास बातें इसके अंतर्गत लगती हैं, उनको यदि हम यहां लिखते हैं तो इसके लिखने से एक हो जाता है कि आपको 4 में से 4 अंक पूरे मिलते हैं, इसमें से कम नहीं हो सकते यदि आपने इस बात का ख्याल रखा है कि इन 4 बातों को लिखा है। होता क्या है कि प्रश्न जब रहता है तो प्रश्न में लिखा रहता है कि संदर्भ व प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और संदर्भ और प्रसंग सहित, तो संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या होगी। तो आप कहते हो विशेष क्यों लिखें? विशेष हमारा एक सपोर्टर है कि अगर इसको हमने लिख दिया तो आप निश्चित तौर से इसमें से कोई अंक आपका कम नहीं हो सकता। तो ये हमें इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना है इसमें। तो ये 27 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना काम हम करते हैं तो इसमें हमें 27 अंक पूरे के पूरे प्राप्त होते हैं।
अब इसी प्रकार से हम गद्य खंड की तरफ चलें तो गद्य में भी बिल्कुल लगभग वैसा ही है, मगर गद्य में कुछ और सहजता है। अभी देखेंगे अपन कि गद्य पाठ है, जैसे कि इसमें आपने देखे कि 20 पाठ हैं, तो उसमें 10 पाठ हैं कुल। अब पद्य खंड को ऐसे अलग करते हैं, ये आपका 27 नंबर का, अगर चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 27 नंबर हमने यहाँ अभी समझे। अब हम देखें कि गद्य खंड को, तो इसमें कुल 23 अंक रहते हैं, कुल 23 अंक रहते हैं, और इसमें भी 4 अंक में गद्य की विधाएं होती हैं, गद्य की विधाएं। अब गद्य की विधाएं जैसे एकांकी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, ऐसे ये सब, जैसे कि आत्मकथा और संस्मरण में अंतर, एकांकी और नाटक में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो सारी विधाओं के बारे में, मान लो कि एकांकी विधा कब प्रारंभ हुई, प्रथम एकांकी कौन सी है, ऐतिहासिक नाटककार कौन है, उपन्यासकार प्रेमचंद के 3 उपन्यासों के नाम लिखिए, प्रेमचंद की कहानियों के नाम लिखिए, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। रिपोर्टाज किसे कहते हैं, तो आप जब पढ़ेंगे तो ये सारी बातें इसमें मिलेंगी और बहुत मजा आएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं 12वीं के बाद, तो ये सब कुछ आपको काम में आएगा। इसलिए बहुत ही गंभीरता से इनको देखना है, 10वीं के हिसाब से हमें इसकी तैयारी नहीं करना है। तो 4 अंक इसमें से रहते हैं गद्य की विधाओं में से, और आप पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा इसमें। गद्य की विधाएं आप पढ़ोगे, एकांकी क्या होती है, एकांकी 1 अंक की होती है, बहुत कम समय में वो पूरी की जा सकती है, उसमें पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। अगर हम देखें तो 1 या 2 पेज की एकांकी होती है। नाटक को देखेंगे तो नाटक बहुत विस्तृत होता है, उसमें पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसमें पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। तो आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। और इसके बाद में जैसे हम गद्य खंड को देखें, अब बचते हैं 19 अंक। 19 अंक में इसमें 10 पाठ होंगे, 10 पाठ हैं, तो 10 पाठ में सिर्फ 10 लेखक हैं। तो पद्य की अपेक्षा गद्य में हमें कम पढ़ना है, उसमें 10 पाठ नाम तो है, मगर उसमें हमें 20 पाठ की तैयारी करना है, मगर हमें यहाँ सिर्फ 10 पाठ हैं और 10 पाठ की तैयारी करना है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद हम गद्यांश की तैयारी करेंगे। गद्यांश की तैयारी करने के लिए बस कुछ नहीं करना होता है, आपको गद्यांश की व्याख्या याद नहीं करना है, आपको सिर्फ पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने पाठ को बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है, पाठ को आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो आप उसके बारे में कहीं से भी, आगे से, बीच में, पीछे, कहीं से भी उस बात को, जो 4 लाइन की जो गद्यांश है, उसको आप समझा सकते हो, उसकी व्याख्या आप कर सकते हो। तो इसमें हमें पाठ को ध्यान से पढ़ना है। पाठ को ध्यान से पढ़ने की अपेक्षा हमें इस बात को तैयार करके ही रखना है कि 10 पाठों के नाम हमें याद होना चाहिए और 10 उनके लेखकों के नाम याद होना चाहिए। तो इधर हम 10 पाठ में से अब जैसे व्याख्या करेंगे, तो गद्य की व्याख्या के लिए, गद्य की व्याख्या के लिए भी हम वैसे ही करेंगे कि इसमें भी हम संदर्भ लिखेंगे, वही प्रक्रिया है वैसे ही जैसा कि हमने पहले पद्य खंड में बताया था। प्रसंग भी लिखेंगे और यहाँ व्याख्या करेंगे और अंत में विशेष करेंगे। इसमें वही कि इसमें खास बात क्या है गद्य में, वो महत्वपूर्ण बात जो आपको लगती है वो हमें विशेष में लिख देना है 1 पंक्ति में। तो ये आपका पूरा 4 नंबर का ये। और इधर लेखक परिचय वैसे ही आएगा जैसे कि पद्य में है, और इसी प्रकार से साथ में प्रश्न उत्तर रहेंगे, और ये आएगा आपका 19 नंबर का। इसके बाद
आगे बढ़े हम तो देखें सहायक वाचन और सरल एकदम। सहायक वाचन में ना गद्यांश होता है, ना पद्यांश है, ना व्याख्या है, कुछ नहीं है। सहायक वाचन में 10 अंक हैं और 10 पाठ हैं, मजेदार मजेदार पाठ हैं। उनको एक बार पढ़ लो बस। अगर आप ध्यान से उनको पढ़ोगे तो उनके अंदर, उनके अंतर्गत अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो वो आपसे बनेगा, और अगर वो बनता है तो 10 नंबर आपके पक्के हो गए। अब हम यहां देखें कि हमने कितनी तैयारी कर ली। अगर हमने इतना कर लिया तो ये 27 अंक हो गए, ये 23 हो गए, ये 10 हो गए। तो हमने यहां 60 अंक की तैयारी कर ली। अभी हमने देखा कि 60 अंक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किस ढंग से हमें उसकी पढ़ाई करना है। अब हम थोड़े पीछे चलेंगे और जो 20 अंक की बात है और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक बात करेंगे हम अपठित गद्यांश की। अपठित गद्यांश जैसा कि नाम है, अपठित, जो आपने पढ़ा नहीं है, उसमें से कोई भी गद्यांश आएगा और उसके कम से कम 3 या अधिक से अधिक 5 प्रश्न होंगे और इसमें अंक होंगे 5। 5 अंक का अपठित गद्यांश होता है। इसमें बिना पढ़ा हुआ, बस इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, ध्यान से उस गद्यांश को एक बार पढ़ लेना है। कहीं से और कोई कुछ किया नहीं जा सकता, ध्यान से उसको पढ़ लेना है। ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें कुछ प्रश्न हैं वो निश्चित रहते हैं। एक तो रहता है शीर्षक, इसका शीर्षक लिखिए। शीर्षक में रहेगा कि जो बात उसमें समझाई गई है पूरे गद्यांश में, जो वो कहना चाहते हैं, जिस बात को समझाना चाहते हैं, वो कोई बात अगर एक से ज़्यादा बार आती है और हमें लगता है कि ये बात समझाई है, तो हम 2 शब्दों में, जैसे कि सत्य, उसमें सत्य की बात कही गई, मतलब मान लो किसी गद्यांश में, तो हम सत्य की जीत लिख दें। किसी गद्यांश में आया है कि जनसंख्या वृद्धि, तो हम देखा हमने कि जनसंख्या की बात बार बार की गई है, जनसंख्या वृद्धि की बात की गई है, या जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई है, तो जनसंख्या नियंत्रण रख दें या जनसंख्या वृद्धि कर दें। तो ऐसे हम, उसमें कोई विशेष काम नहीं है और कोई तनाव का भी नहीं है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और जो चीज़ बार बार आती है उसको हमें शीर्षक में लिख देना है। फिर आता है एक और महत्वपूर्ण है सारांश। सारांश में आप लोग क्या करते हो, एक आगे की लाइन ले ली, एक बीच की लाइन ले ली और एक आखिरी की लाइन ले ली। ऐसा करते हैं तो आपकी एक अच्छी इमेज नहीं बनती और ये 5 नंबर जो सबसे सरल नंबर थे उसमें आपको कम मिल जाते हैं। तो करना क्या है हमें कि जब गद्यांश को हमने बड़े ध्यान से पढ़ा है, अब वो 4 लाइन का है, तो हमें 2 या 2.5 लाइन करना है, अपने मन से उसको समझाना है। आपने जब गद्यांश पढ़ा है और गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, आप उस गद्यांश के माध्यम से क्या समझे, इस बात को समझाने के लिए आप सारांश लिखो और वो आधा कर दो। जो 4 लाइनों में है, 5 में है, तो उसको 2.5 या 3 लाइन में करके और इस सारांश लिख दो। बाकी प्रश्न इसकी, इनके अलावा जो भी प्रश्न रहेंगे वो उस गद्यांश से संबंधित रहेंगे, तो वो प्रश्न पढ़िए और ध्यान से उस गद्यांश को पढ़िए और फिर उसके उत्तर को लिखिए। ये 5 नंबर, 5 अंक आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। हम बाद में भी पढ़ेंगे, कोई गद्यांश आपके पास आता है तो आप ऐसे भी संपर्क कर सकते हैं। फिर एक और है पत्र। पत्र और आवेदन पत्र दोनों ही अलग अलग हैं, ये भी 5 अंक का है। आवेदन पत्र शासकीय स्तर पर लिखा जाता है। हम प्राचार्य को एक पत्र लिखते हैं जिसमें लिखा रहता है कि आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, या आपको फीस माफ़ करवाना है, या आपको पुस्तकालय से पुस्तकों की आवश्यकता है, पुस्तकें चाहिए है। तो इस प्रकार से आप उसे आवेदन कहते हैं। ये दोनों रहते हैं और प्रश्न पत्र में दोनों ही आते हैं, एक पत्र आता है और एक आवेदन आता है। इनमें से आपको एक करना है, तो आप तैयार कर लें, समझ दोनों को लें, तैयार कर लें, या पत्र को तैयार कर लें
ये आवेदन पत्र को तैयार कर ले। तो जैसे कि हम देखें कि हमें मित्र को पत्र लिखना है, आ गया कि मित्र को पत्र लिखना है, आपको थोड़ा सा समझाते भी जा रहे हैं। एक मित्र को पत्र लिखने को आया, उसमें लिखा रहता है कि आपको जैसे कि वर्तमान में कोरोना की परिस्थिति चल रही है, उसमें आया कि मित्र को पत्र लिखिए जिसमें कोरोना से बचाव के बारे में लिखिए। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें आपने सबसे ऊपर लिख दिया मित्र को पत्र, यहाँ आपका मित्र है तो यहाँ लिखते हैं आप प्रिय मित्र, एक पंक्ति में यहाँ निशान लगा लें, यहाँ नमस्ते लिख दें नीचे की तरफ यहाँ करके इसको ऐसे, और यहाँ अपना पता लिख दें। जैसे कि आप यहाँ पता लिखें, ऐसे करें, यहाँ आ लिखें, यहाँ बा लिखें और सा लिखें। हमें पता नहीं लिखना है प्रश्न पत्र में, हमें पता की औपचारिकता करना है। और यहाँ एक दिनांक लिख दें, यहाँ दिनांक लिख दें, जो दिनांक है आप वो दिनांक यहाँ लिख दें। फिर यहाँ अपनी सारी बातें लिख दें कि मैं यहाँ पर ठीक तरह से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ ठीक तरह से होंगे, बहुत दिन हो गई आपसे हमारी बात नहीं हुई, हमारे यहाँ मौसम ठीक है, लगातार बरसात हो रही है। ऐसी बातें करके हमें 4-5 पंक्तियों को बढ़ा लेना है। फिर बात चूँकि इस पत्र में क्या कही गई है कि हमें कोरोना के बचाव के उपाय बताना है, तो हमें वहाँ पर लिखेंगे हम कि वर्तमान में एक बहुत विचित्र सी महामारी फैली हुई है और उसके बचाव के लिए अभी तक टीका भी ईजाद नहीं हुआ है, तैयार नहीं कर पाए कोई भी देश। तो उपाय हमारे हाथ में रहता है कि सिर्फ बचाव करना है। तो बचाव करने के लिए हमें सबसे पहले मास्क लगा के रखना है, बार बार हाथों को धोना है। तो अपने मित्र को बताओ कि ये सारे काम हमें नियमित करते रहना है, बाहर ऐसे बिना काम के हमें बाहर घूमना नहीं है। ऐसा करते करते आप जब मम्मी पापा के बारे में पूछ लो कैसी हैं, छोटा भाई कैसा है, बस ये सारी औपचारिकताएं हैं जिससे कि आपकी 5-6 पंक्तियां यहाँ तक हो जाए। और अंत में ये सब कुछ हो गया, यहाँ तुम्हारा लिख दो, तुम्हारा मित्र। तुम्हारा मित्र भी यहाँ आपका नाम नहीं लिखना है, यहाँ फिर आप थोड़े बदल दो, का खा गा लिख दो। बस इतना आप अगर विधिवत करते हो, उसमें अगर आप कोई गलतियां नहीं करते हो, तो ये पूरे 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। बाकी आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो ये 60 नंबर आपके पहले हो गए थे, 10 ये हो गए, तो आपके हो गए 70। अब हम सीधे 10 अंकों की बात करेंगे और वो है निबंध है, जो आखिरी प्रश्न रहता है। 28वां प्रश्न है जी, प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 में एक निबंध रहता है और निबंध को अब 2 भागों में बांट दिया गया है। एक 3 नंबर की रूपरेखा तैयार करना है और एक 7 नंबर का पूरा बड़ा 250 या 200 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। तो 3 नंबर रूपरेखा, रूपरेखा में 3 अंक हैं। अब किसी भी टॉपिक पर कोई भी देखे हुए मैच का वर्णन, पर्यावरण, दहेज प्रथा, कोई भी टॉपिक हो, उस पर आपको 2 बिंदु तो आपके बिल्कुल निश्चित हैं। एक है प्रस्तावना और एक जो 7वां बिंदु मान के चलें उपसंहार। और बाकी बिंदु आप जिस टॉपिक के बारे में भी आपने चुनाव किया है, जिस बिंदु का चुनाव किया है, उसके बारे में कम से कम यहाँ आपको 5 टॉपिक और रखना है। और इतना करेंगे तो हमें 3 नंबर पक्के। अब क्या करना है, प्रस्तावना में 2 लाइन जरूर लिखना है कि उसके बारे में आप क्या समझते हो। दहेज, जैसे दहेज प्रथा के बारे में हम बात करें तो दहेज प्रथा, ये निबंध लिखने की आवश्यकता क्यों आई, ऐसा क्या हो रहा है कि दहेज प्रथा से लोग परेशान हैं। तो हम प्रस्तावना में लिखें कि हमें कितनी आवश्यक है, कैसे लोग पैसों की तरफ भाग रहे हैं और इस भाग दौड़ में लोग दूसरे के पैसों की तरफ नज़र रहती है। तो आप लिखोगे कि हम इस समस्या के लिए इस निबंध के माध्यम से एक समाधान प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तावना का तात्पर्य है कि हम उसकी परिभाषा लिखें, उस टॉपिक की परिभाषा लिखने के उपरांत हम ये बताएं कि अब हम इस निबंध में इसके बारे में, इसकी जो समस्या है इसकी समाधान खोजेंगे। ये हो गया।
और इतने जो बिंदु आपने और बनाए हैं 5, ये सिर्फ बिंदु लिखना है, यहाँ सिर्फ 2 पंक्तियों में इसका वर्णन करना है। फिर यहाँ पर जैसे उपसंहार में आते हैं तो आपने निबंध में जो जो चीज़ें रखी, जो जो समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान रखा, वो आखिरी में 4 लाइन में, 2 लाइन में आपको लिख देना है कि हमने इस निबंध में इस समस्या के बारे में ये समाधान प्रस्तुत किया, तो उपसंहार हो जाएगा। तो 3 नंबर आपके पक्के हो गए। और ऐसा ही आपको करना है इसमें अलग विषय रहेंगे, जिसमें से एक विषय चुन के आपको रूपरेखा तैयार करना है, जिसमें प्रस्तावना में 2 और उपसंहार में 2 लाइन लिख के और इसको बाकी पॉइंट इसमें लिख देना है। 7 नंबर में भी ऐसे ही करना है, मगर इसमें विस्तार करना है। प्रस्तावना को भी बड़ा करना है, उपसंहार को भी बड़ा करना है, और जो बीच के आपके 5 पॉइंट और हैं उनका भी विस्तार करना है। तो इस प्रकार से आपको ये 7 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से 10 अंक की तैयारी आप करेंगे और इसमें आनंद भी आएगा। जो वर्तमान समस्याएं हैं, पर्यावरण शिक्षा है, कहीं मेले का वर्णन है, इनको आप इसमें पढ़ें और इनके पॉइंट तैयार करें, जिससे कि वहाँ नए पॉइंट आप तुरंत बना सकें। किसी पॉइंट को हमें याद नहीं करना है, किसी बिंदु को हमें याद नहीं करना, बस हमें क्या करना है कि उसको दिमाग में रखें और जब वहाँ मौका आए तो हम नए नए पॉइंट बना के, नए नए बिंदु बना के और उनका विस्तार कर सकें। इसके बाद क्योंकि हमने पीछे के 20 नंबर की बात की, अब हम यहाँ पर बात करेंगे 20 जो शेष बचते हैं। ये 80 नंबर की ब्लूप्रिंट की हम यहाँ बात कर चुके हैं। अब हम जो बाकी 20 हैं तो उनमें से 10 अंक हैं, एक भाषा बोध पर है और एक काव्य बोध है। भाषा बोध आप अगर किताब में तो देखेंगे ही, भाषा बोध भी 10 अंक का है और काव्य बोध भी 10 अंक का है। भाषा बोध में एक महत्वपूर्ण बात है और वह है संधि और समास। ये दोनों ही टॉपिक हैं। ये आपको संस्कृत में भी पढ़ने को मिले होंगे, 9th क्लास की संस्कृत में आपने पढ़े होंगे और 10th में भी आप इसको पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा अंतर इसमें है नहीं। तो संधि की परिभाषा हम पढ़ें। संधि 3 प्रकार की होती है। जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। चूँकि 2 विषयों में एक सा ही है तो इसमें आपको सुविधा होने वाली है। जब स्वर और स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि बनती है, जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है या व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि बनती है। फिर यहाँ पर विसर्ग संधि में स्वर के सामने अब विसर्ग आता है या व्यंजन के सामने विसर्ग आता है तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि बनती है। तो इसके बारे में हम विस्तार से आप पढ़ेंगे भी पुस्तक में। ऐसे ही समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में एक तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और इन सब के बारे में एक एक पंक्ति में थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे भी। और 6वां है कर्मधारय समास। तो इनकी परिभाषा और इनके बीच में अंतर, ये परीक्षा में ज़्यादा आता है कि संधि और समास में अंतर लिखिए। इधर तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता।
सबसे पहले हम देख लें कि यहाँ हम इसकी परिभाषा कैसे करेंगे। परिभाषा आती है तो प्रथम पद प्रधान होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक, उदाहरण बताएंगे तो अभी आपको जल्दी समझ में आएगा। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता, बहुब्रीहि समास में ना प्रथम पद की प्रधानता और ना ही द्वितीय पद की प्रधानता, किसी तीसरे पद की प्रधानता। तृतीय पद की प्रधानता, तो ये बहुब्रीहि समास। और कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष। अब इधर हम एक एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास, तो एक एक उदाहरण ही समझेंगे यहाँ। जैसे कि पहला है तत्पुरुष, तो इसमें माखनचूर, इसमें द्वितीय पद की प्रधानता। माखन तो है मगर इस शब्द की लग जाने से इसका स्पष्ट हो गया कि माखन क्या, माखन को चुराने वाला। तो ये यहाँ पर तत्पुरुष समास पहला वाला ये जैसे कि लिखा है। दूसरे में अव्ययी भाव, तो इसमें एक बात और जोड़ते हैं अपन कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है और साथ में प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय, व्यय मतलब होता है खर्च करना, और उपसर्ग लग गया तो ये हो गया खर्च नहीं किया जा सकता, इसको अलग नहीं किया जा सकता। एक ऐसा शब्द कि उसको अलग नहीं कर सकते, अगर अलग करेंगे तो उसका अर्थ नहीं रहेगा। जैसे कि प्रतिदिन, अगर इसमें से हम प्रति को अलग करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो प्रति अव्यय है और प्रधान भी है। दिन का अर्थ निकलेगा, दिन का, दिन अकेला कहें तो कुछ पता नहीं। प्रतिदिन मतलब रोज, दिन दिन, इसको कहेंगे दिन दिन। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं इसमें, जैसे कि भर पेट। अब भर को अगर हम अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मगर पेट के साथ जुड़ गया तो भरा हुआ पेट हो गया। तो ये अव्यय है, इसका बिना शब्द के कोई अर्थ अलग से नहीं निकलता जब तक कि हम किसी शब्द के साथ उसको जोड़ नहीं देते। तीसरा है, एक क्रम भी लिखते जा रहे हैं यहाँ। तीसरा है द्विगु, जहाँ पर लिखा है प्रथम पद संख्यावाचक, यानी पहला पद संख्या रहेगी उसमें। जैसे कि त्रिभुज 3, संख्या होगी 3। फिर अष्टभुजा, संख्या होगी 8। चतुर्भुज 4। तो इस प्रकार से प्रथम पद जो रहेगा वो संख्या रहेगी उसमें, तो संख्यावाचक रहेगा तीसरा। चौथा देखें द्वंद्व समास, इसमें दोनों पदों की प्रधानता है। पहला पद भी उतना ही प्रधान है और दूसरा पद भी उतना ही प्रधान है। इसमें जैसे कि माता उतनी ही प्रधान है और उतनी प्रधान पिता है। बीच में संयोजक चिन्ह का लगाना आवश्यक है। अगर आता है कि समास का विग्रह कीजिए, इसको हमें अलग करना है, तो यहाँ हो जाएगा माता और बस और लग जाएगा, तो विग्रह हो गया।
माता और पिता। इस प्रकार से दाल रोटी, भाई बहन, दादा दादी ऐसे शब्द हैं जो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। फिर आता है बहुब्रीहि समास, 5वां नंबर। बहुब्रीहि समास में जैसा कि लिखा है और परिभाषा है कि जिसमें न प्रथम पद की प्रधानता है और न ही द्वितीय पद की प्रधानता है, किसी तीसरे पद की प्रधानता है। जैसे कि हम लिखें दशानन, ये इसलिए भी लिख रहे हैं कि ये द्विगु समास का भी उदाहरण है, मगर लिखने का तरीका जब हम बदलेंगे तो ये द्विगु में अलग ढंग से आएगा और इसमें अलग ढंग से आएगा। जैसे कि हम द्विगु समास के लिए दशानन को ले लें तो इसको लगे 10 सिर हैं, जिसके 10 सिर हैं, दशानन। तो ये हो गया द्विगु समास का उदाहरण, क्योंकि इसमें क्या किया हमने, प्रथम पद संख्यावाचक है इसको ले लिया, बाकी और नहीं लिया। मगर जब हम बहुब्रीहि समास की बात करेंगे तो हम लिखेंगे 10 सिर वाला अर्थात रावण। ये हो जाएगा 10 सिर वाला अर्थात, तो ये हो गई तीसरा पद हो गया। ये रावण है जो तीसरा पद हो गया, ये कहीं है ही नहीं इसमें। जैसे कि माखन चोर, अगर सीधा सीधा लें अगर कि माखन चुराने वाला, बस, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। मगर जब हम लिखेंगे कि माखन चोर, माखन चुराने वाला अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ श्री कृष्ण कहीं नहीं लिखा, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो हम किस ढंग से उसको लिख रहे हैं इसका हमें ख्याल रखना है, और बस उसी के आधार पर समास बढ़ जाएगी। अब आखिरी समास है और वह है कर्मधारय समास, जिसमें प्रथम पद विशेषण है। विशेषण मतलब बता रहा है विशेषता। जैसे कि नील कमल, कमल कैसा है, नीला। तो नील क्या है, इस शब्द का विशेषण है, विशेषता बता रहा है इस शब्द का, तो इसे कहते हैं विशेषण और इसे कहते हैं विशेष्य। तो जब प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद विशेष्य हो तो कर्मधारय समास होती है। इसमें हमने बात की अभी संधि और समास की। इसके बाद में 10 अंक हैं, तो 10 अंक, मगर पढ़ना हमें बहुत सारा है, तो 10 अंक में आगे हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पहली बात तो वाक्य होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार में एक रचना की दृष्टि से है और एक अर्थ की दृष्टि से है। रचना की दृष्टि से जैसा कि शब्द में स्पष्ट है कि रचना का मतलब है लिखने का तरीका, रचना करना, लिखना, और इस आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें रचना की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, ये परिभाषा पढ़ेंगे उसमें। फिर वाक्य के प्रकार, तो वाक्य के प्रकार भी पढ़ेंगे। जैसे कि एक परिभाषा है इसकी, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ एक बार लिख के देखते हैं अपन। सार्थक, सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ हो, सार्थक शब्द समूह, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। परिभाषा है और इसको हम याद भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें वाक्य के प्रकार, थोड़े से अपन चलेंगे इसमें, ज़्यादा तो नहीं, बाकी आपकी पुस्तक में बहुत अच्छे ढंग से उसको समझाया भी गया है। तो वाक्य के प्रकार में दोनों प्रकारों के यहाँ लिखते हैं परिणाम। पहला है रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। साधारण वाक्य एक ऐसा वाक्य है जिसमें ज़्यादा अर्थ की और ज़्यादा
सीधे सीधे वाक्य कहें, जैसे कि प्रियंका घर जाकर सो जाती है, एक वाक्य है और यह है साधारण वाक्य। हम यहाँ इनको लिख लें साधारण, दूसरा आएगा मिश्रित और तीसरा आएगा संयुक्त। तीनों को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और वाक्य है कि प्रियंका घर जाकर सो जाती है, सीधा सीधा वाक्य है, ना तो ये मिला हुआ है ना एक कोई दो वाक्य इसमें मिले हुए हैं, सीधा एक वाक्य है। और ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। अब मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा? जैसे ही प्रियंका घर जाती है वैसे ही सो जाती है, या लिखेंगे ज्यों ही प्रियंका घर जाती है त्यों ही सो जाती है। तो ज्यों ही प्रियंका घर जाती है, इसके बाद रुक जाएगा तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ रह गया, अभी कुछ और शेष है, तो वहाँ वैसे ही या त्यों ही वो सो जाती है, तो वो ये मिश्रित है, यानी कि उसमें कोई एक उपवाक्य मिला हुआ है। एक ही वाक्य सीधा सीधा वो साधारण वाक्य है। जब मिश्रित साफ साफ है कि इसमें मिला हुआ है, कोई उपवाक्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसी वाक्य में एक बार लिख के देखते हैं कि जैसे ही प्रियंका घर जाती है वैसे ही सो जाती है, मिश्रित हो गया। अब संयुक्त की बात करें तो संयुक्त वाक्य का तात्पर्य है कि दो उपवाक्यों को और तथा एवं के माध्यम से जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि प्रियंका घर जाती है और ये उपवाक्य हो गया और सो जाती है। तो हमने क्या किया, इनको दो उपवाक्यों को आपस में मिला दिया तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसमें बात हम करें अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अब ये सब आपकी किताब में दिए हैं और बहुत अच्छे ढंग से समझाए गए हैं, बहुत अच्छे ढंग से उनके उदाहरण दिए हुए हैं। तो एक बार हम इनके नाम लिखते हैं कि एक पहला हो गया निषेधवाचक। विधान शुरू करते हैं विधानवाचक से। विधानवाचक दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आश्चर्यसूचक, पांचवा है आज्ञार्थक, छठवां है संकेतवाचक, सातवां है संदेह सूचक और आठवां है इसको इच्छार्थक। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लें। विधानवाचक जो प्रकृति के द्वारा निश्चित है या जो काम चल रहा है, जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ये बिल्कुल निश्चित है, कुछ नहीं करना इसमें, फाइनल है। या राधा पढ़ रही है, वो भी काम चल रहा है, या तो काम चल रहा है या प्रकृति के द्वारा निश्चित है। ऐसी बातें जो रहती हैं, वाक्य होते हैं, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। फिर निषेधवाचक, निषेधवाचक में सीधा कर मना किया गया है, जहाँ ना मना किया गया हो, नहीं का प्रयोग होता है। आप
खाना नहीं खाएंगे, किसी बात के लिए मना किया अगर निषेधवाचक हो गया। प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं, ऐसे वाक्य कब, क्यों, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक वाक्य। आश्चर्य सूचक में जहाँ इसे विस्मयादि बोधक भी कहते हैं और आश्चर्य सूचक ये चिन्ह भी लगाया जाता है, जैसे कि हे राम क्या हो गया, ऐसे शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ आश्चर्य सूचक वाक्य होता है। और पांचवा है आज्ञार्थक। आप खड़े हो जाएं, आप बैठ जाएं, किसी को कोई आज्ञा देते हैं तो वो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। संकेत मतलब जिसमें संकेत छिपा हुआ है कि अगर आज बादल होंगे तो बरसात होगी, यदि आप आज समोसा खिलाएंगे तो कल हम फुल्की खिलाएंगे। यदि आप हमारे साथ कोई संकेत रहता है इसमें, या ऐसे शर्त वाक्य भी कहते हैं, जैसे कि संकेत है और साथ में शर्त भी रखी जा रही है कि अगर ऐसा करोगे तो वैसा करेंगे, तो यहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। संदेह जिसमें हो सकता है, जहाँ सकता का प्रयोग हो, पक्की बात नहीं है, हो सकता है कि आज पानी गिरे, हो सकता है कि आज घर में भजिया बने, तो ये हो सकता है, पक्का नहीं है। तो ये संदेह है, जहाँ संदेह है, पक्की बात नहीं है। और इच्छार्थक कि हमारी इच्छा है कि आप जियो हजारों साल, इच्छा आपकी इच्छा है। तो जब किसी को आशीर्वाद देते हैं खुश रहो, अब वो खुश रहे चाहे दुखी रहे, आपकी इच्छा है, आपने उसे कह दिया खुश रहो, तो ये हो गए इच्छार्थक वाक्य। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा, सबसे पहले भाषा बोध में हमने संधि और समास, वाक्य के प्रकार, और इनमें ही वाक्य परिवर्तन आता है। जैसे कि आपको प्रश्न पत्र में आ गया कि प्रियंका घर जाकर सो जाती है, इसमें लिखा है कि साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए, तो फिर आपको इसको अर्थ वही रहना चाहिए, सिर्फ अपने इसको प्रियंका घर जाती है और सो जाती है बदल दिया। ए आ गया और आया कि मिश्रित में बदलना है, तो जैसा कि बताया है कि जैसे ही ऐसा कर सकते हैं। और इधर भी ये वाक्य अगर आपने 8 बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए, किताब में भी बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है, तो उसमें जैसे आगे प्रश्नवाचक वाक्य है, उसको आश्चर्य सूचक बनाना है तो आप बना सकते हो, क्योंकि आप आश्चर्य सूचक वाक्य आप जानते हो। ऐसे ही इधर आ गया आज्ञार्थक है, उसको संकेत में बदलना है, संकेत को संदेह में बदलना है, इच्छार्थक को संकेत, तो ये आपस में वाक्य परिवर्तन, ये परीक्षा में इसी ढंग से इसको पूछा जाता है। एक और इसमें है, और वह है अनेक शब्दों में एक शब्द। ये 10 अंक हैं इसमें, और इसके एक बिंदु और है, अनेक शब्द में एक शब्द। अब आप पढ़ेंगे इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। अनेक शब्द में एक शब्द, जैसे कि प्रश्न आएगा आपको, भिक्षा मांगने वाला, भिखारी। तो ऐसे हम बहुत सारे शब्दों को पढ़ेंगे, और ये इसके अंतर्गत है, भाषा बोध के अंतर्गत, और ये 10 अंक का है। अभी हमने 90 अंक का ब्लूप्रिंट देखा, और अब काव्य बोध के अंतर्गत 10 अंक और शेष हैं, उसकी बात करेंगे। काव्य बोध में काव्य बोध के अंतर्गत आएगा कि काव्य किसे कहते हैं, जैसे कि रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम काव्य की परिभाषा देखेंगे। काव्य की परिभाषा के साथ में हम इनके भेद की बात करेंगे। तो इनके भेद हैं मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य में देखिए, मुक्तक काव्य और दूसरा है प्रबंध काव्य। जैसा कि शब्दों के माध्यम से भी अर्थ निकल रहा है, मुक्त का मतलब है
कि वह काव्य, वह रचना जो आगे पीछे के काव्य से स्वतंत्र है। जैसे कि 2 पंक्ति में कोई दोहा दिया है, वो 2 पंक्तियों में अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर देता है, तो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे रहीम ने लिखा, कबीरदास जी ने लिखे दोहे, उसमें कोई कहानी नहीं चलती। जो कहानी नहीं है वो 2 पंक्तियों में ही पूरी कहानी है, 2 पंक्तियों के माध्यम से वो पूरी बात करना चाहते हैं। जैसे परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तुलसीदास जी का दोहा। और इसमें पूरी बात उन्होंने कर दी कि परोपकार करना चाहिए, परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। बिहारी का दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भुवन हंसे, देन कहे नटी जाए। तो इसमें प्रेम का वर्णन है राधा और कृष्ण का। राधा श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लेती हैं, और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो मना कर देती हैं, मगर मुस्कुराती भी हैं। तो उन्हें शक होता है कि मुरली इन्हीं ने छिपाई है। तो ये बात 2 पंक्तियों में पूरी हो जाती है, 2 पंक्तियों में पूरा सब कुछ समाप्त। तो यहाँ इसे मुक्तक काव्य कहते हैं, जो मुक्त है, उसमें कोई कहानी नहीं है, आगे और पीछे से कोई जुड़ाव नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र बात रखता है, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। और मुक्तक काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक पाठ्य मुक्तक और एक गेय मुक्तक, जिन्हें पढ़ा जाए और जिन्हें गाया जाए। तो ऐसे ही हम इनकी परिभाषा भी आप पुस्तक के अंतर्गत देखेंगे। प्रबंध काव्य में भी ऐसे ही इसके 3 प्रकार हैं। एक महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, और एक आख्यानक गीतियाँ। आख्यानक गीतियाँ महाकाव्य किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन चरित्र को लिखा जाए, जिसमें कम से कम 8 सर्ग हों, 8 भाग हों। जैसे कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, मगर रामचरितमानस ही एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं, 7 सर्ग हैं। अन्यथा जितने भी इसके बाद के महाकाव्य हैं उसमें 8 हैं। इसकी ये विशेषता है या नियम कहें, 8 सर्ग होते हैं। किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन चरित्र को इसमें लिखा जाता है। श्रृंगार, वीर, शांत रस की इसमें प्रधानता होती है, और अन्य विशेषताएं भी हैं। ऐसी खंड काव्य है किसी महापुरुष के जीवन की किसी एक घटना का, जैसे कि स्पष्ट हो रहा है खंड का, या ऐसे कहते हैं एक घटना का वर्णन जहाँ किया जाए किसी महापुरुष के जीवन का, और उसे खंड काव्य कहते हैं। विशेषताएं हम और देखेंगे पुस्तक में, और कभी चर्चा करेंगे तो आगे भी इसके विस्तार से बात करेंगे। परीक्षा में आपको मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य के बीच का अंतर आएगा। इसके अलावा महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आता ही है। फिर जैसे देखें आख्यानक गीतियाँ, तो आख्यानक गीतियाँ का तात्पर्य है कि किसी महापुरुष के जीवन के बारे में एक कोई कहानी है, छोटी कहानी, जो कविता के माध्यम से उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को स्पष्ट करती है, उसे आख्यानक गीतियाँ कहते हैं। जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उस कविता के माध्यम से कवियत्री ने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उनके जन्म कैसा हुआ, कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया, कैसे वो उन्होंने वीरता के काम किए और कैसे अंग्रेजों को भगाए, पूरी बात एक छोटी सी कविता के माध्यम से पूरी हो जाती है। तो इसे हम जब किसी आख्यानक के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से उसको गीत में पिरोते हैं, कविता में पिरोते हैं, तो उसे आख्यानक गीतियाँ कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके भेद परीक्षा में आएंगे, अंतर भी आएगा। आख्यानक गीतियाँ और महाकाव्य में अंतर भी आ सकता है। इसके साथ हम थोड़ा सा इसमें अंदर और जाएंगे। ये तो हो गया काव्य बोध के अंतर्गत, काव्य की परिभाषा हो गई, काव्य के भेद हो गए। इसके बाद रस, जो 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे ढंग से समझे हैं, उसमें शुरू में ही दिए हैं, तो इसमें थोड़ा और विस्तार है। रस 10 प्रकार के हैं। 10 रस की परिभाषा आपको याद रखना है। एक परिभाषा अगर हम याद कर लेते हैं तो आपको 10 रस की परिभाषा याद हो जाएगी। एक यहाँ बताते हैं, जैसे कि सहृदय के हृदय में जब कोई स्थायी भाव, जैसे कि अपन देखें श्रृंगार रस,
श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। तो सहृदय के हृदय में स्थायी भाव रति का संयोग जब किससे होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, इनके साथ संयोग होता है जब स्थायी भाव का। स्थायी भाव है रति। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? ये बदलते चले जाएंगे। सिर्फ हम रस में स्थायी भाव बदलते चले जाना है, तो आपकी प्रत्येक रस की परिभाषा होती चली जाएगी। ये सब वही रहना है जो कहते हो। तो 10 रस, 10 रसों की परिभाषा, 10 रस के उदाहरण जो सरल लगे आपको याद करके रखना है। अब इसके अंगों की बात करें। ये 10वीं क्लास में कुछ नया है, अंग। तो अंग होते हैं 4, इनसे मिलके बनता है रस। पहला अंग हो गया स्थायी भाव, दूसरा अंग हो गया विभाव, तीसरा अंग हो गया अनुभाव और चौथा अंग हो गया संचारी भाव। तो इसमें हम इस माध्यम से समझें, भयानक रस के माध्यम से, कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और कोई काला सांप फुफकारते हुए हमारे नज़दीक को आता है, तो निश्चित तौर से हम सभी के अंदर भय नामक स्थायी भाव का आगमन होगा, भयानक रस आएगा। अब इसको हम अंगों को कैसे समझेंगे? अब विभाव क्या होता है? अब विभाव में विभाव को 2 भागों में बांटा गया, एक आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आश्रय और दूसरा विषय। जैसा कि हमने अभी आपको बताया सर्प के उदाहरण के माध्यम से, तो ये विभाव हमें समझ में आएगा। आलंबन को समझने के लिए इधर चलेंगे। आश्रय, आश्रय वह व्यक्ति है जिसके अंदर रस उत्पन्न हुआ। रस ने कहाँ आश्रय लिया? रस ने आश्रय लिया सहृदय के हृदय में, वह आश्रय हो गया। किसके कारण वह रस आया? तो सर्प के कारण रस आया। जिसके हृदय में रस उत्पन्न हुआ वह आश्रय है, और जिसके कारण रस उत्पन्न हुआ वह विषय है। और जब वो सर्प आया, आपने देखा, तो भय तो वैसे ही उत्पन्न हो गया, मगर जैसे ही उसने फन उठाया और एक फुफकार मारी, वैसे ही आपका जो रस था, आपका जो स्थायी भाव था, वो क्या हो गया? और बढ़ गया। और बढ़ने को कहते हैं उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या हो जाएगा? उसका फुफकारना। जो फुफकार भरी उसने, सर्प ने, इस फुफकार के कारण आपके अंदर जो रस था वह और तीव्र हो गया। अब विभाव आप समझ पा रहे होंगे कि विभाव का तात्पर्य है जिसके हृदय में रस उत्पन्न होता है, जिसके कारण रस उत्पन्न होता है, और जो आपके रस को और प्रदीप्त करता है और बढ़ा देता है। इस सब को हम विभाव कहते हैं। अब अनुभव, अनुभव बड़ा मजेदार है। अनुभव का तात्पर्य, क्या अनुभव किया आपने? जब आपके हृदय में यह भयानक रस आया, भय आया, तो भय आने के बाद आपने क्या अनुभव किया? तो आप बहुत जोर से चिल्लाए, आपने दौड़ लगाई, आप पसीना पसीना हो गए, आप बेहोश हो गए। जो भी आपके शरीर ने चेष्टाएं की, या कह सकते हैं कि शारीरिक चेष्टाओं को ही अनुभव कहते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद में संचारी भाव, इनकी संख्या होती है 33। ये आते जाते रहते हैं, स्थायी भाव के साथ रहते हैं, इसके साथ आना और जाना लगा रहता है। कुछ देर पहले सोचो मर गए, जैसे सांप दिखा और सोच लिया मर गए, और जैसे ही बाजू से निकल के चला गया तो हमें लगा बच गए। थोड़ी देर में पसीना आने लगा और थोड़ी देर के बाद हम ठीक हो गए। तो ऐसे भाव जो आपके शरीर में आए और जाते रहे, रुके ना, ये 33 होते हैं, और इन्हें कहते हैं संचारी भाव। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया, यह रस। और रस के बाद में हम बात करेंगे अलंकार की। इसको हम विस्तार से भी पढ़ेंगे और आगे भी हम बात करेंगे व्याकरण में। अभी हम यहाँ सिर्फ ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं कि आपको कितना पढ़ना है 10 अंक के लिए। तो ये काव्यबोध में के अंतर्गत दूसरा भाग था काव्यबोध का, और वह था रस।
इसके बाद है अलंकार। अलंकार में सिर्फ 3 अलंकार आपके कोर्स में है। अगर हम वैसे देखें, पाठ को पढ़ते जाएं और उसमें अगर हम अलंकारों को देखेंगे तो हमें लगा कि अरे अलंकार तो बहुत ज़्यादा है, मगर आपके कोर्स में सिर्फ 3 अलंकार हैं। तो ये अलंकार में ये तीसरा हिस्सा है काव्यबोध का। वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, और तीसरा है अन्योक्ति अलंकार। बस 3 अलंकार की तैयारी करना है हमें अपने 10वीं के कोर्स में। और एकदम सरल बात कर रहे थे छंद की, और ये अंतिम जो काव्यबोध है इसमें जो 10 अंक है, इसका अंतिम चैप्टर है ये छंद। और छंद में सिर्फ 4 प्रकार हैं आपके कोर्स में, ये 4, एक गीतिका, हरिगीतिका, रोला और उल्लाला। एकदम व्याकरण में हम बहुत डर जाते हैं कि अलंकार कितने सारे हैं, और आपके कोर्स में सिर्फ 3 अलंकार हैं, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। किताब में आपको मिलेगा। ऐसे छंद हैं गीतिका, हरिगीतिका, रोला और उल्लाला। तो गीतिका में ये सारे छंद मात्रक छंद हैं। आपके लिए एक बहुत सुविधाजनक बात है कि आपको जब परिभाषा लिखने को आए तो आप लिखोगे यह एक मात्रक छंद है, किसी के लिए भी आए। फिर मात्राओं में मात्रक छंद है, मात्राओं की गिनती करना है। तो यहाँ हम एक आपको देते हैं 14, 12, 16, 12, 11, 13, 15, 13, 14, 12, 26 मात्राएं, 16, 12, 28 मात्राएं, 11, 13, 24 मात्राएं, 15, 13, 28 मात्राएं। इतना अगर याद है तो परिभाषा आपकी कंप्लीट है। गीतिका छंद यह एक मात्रक छंद है जिसमें 14 और 12 के विराम से 26 मात्राएं होती है। हरिगीतिका छंद यह एक मात्रक छंद है जिसमें 16 और 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। रोला यह एक मात्रक छंद है जिसमें 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार उल्लाला यह एक मात्रक छंद है जिसमें 15 और 13 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। तो इसमें गीतिका और हरिगीतिका को आप अपनी पुस्तक में देखें 57 और 58 पेज में इसके उदाहरण हैं, और उदाहरणों को याद करें। रोला और उल्लाला को आप देखेंगे पेज नंबर 38 में पुस्तक के, और इधर आपको इसके उदाहरण मिलेंगे रोला उल्लाला के। इसके साथ में एक छंद और आपके कोर्स में है, वह है पाठ है, चूंकि वो इसलिए आ सकता है, और वह है कुंडलियां। इसको भी आप देख लेना, जहां कुंडलियां पाठ है उसमें आप इस छंद को भी देख लें। यह रोला और दोहा से मिलके बनता है। तो रोला जैसे कि हम यहाँ बता देते हैं आपको, रोला है 11 धन 13 बराबर 24 होता है, और इसको उल्टा कर दे तो दोहा हो जाता है। तो दोहा होता है 13 धन 11 बराबर 24। अब इसको अगर सही ढंग से हम याद रखते हैं तो परिभाषा एकदम सरल है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं इसको, और इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल 100 अंक के 100 अंक होते हैं, और इनको हमें किस ढंग से हमें पढ़ाई करना है।